हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम आज इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और आज हम इसको खत्म कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। अब आज का हमारा जो पार्ट 2 है उसका हमारा बेटा टॉपिक नंबर फर्स्ट होने जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये भी हमारा बहुत मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे तो क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। एंड ये एक तरीके से हम ये जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है ना, इसे एक तरीके से हम चैलेंज भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे बनाया, कैसे मनाया हमने उनको अपने साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। बेटा लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया हमारा बढ़ चुका है इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में एक तरीके से। ठीक है, एंड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस बेटा जो हमारी है उनके ऊपर डायरेक्ट अंडर माउंटबेटन प्लान किसका सुप्रीम अथॉरिटी होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। ठीक है, एंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस वर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स। और बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी जिनको राजा संभालते थे। ठीक है, तो हमारे इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। कंफ्यूज मत होना। Princely states covered 1/3 of the land areas of British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived under princely rules। और बेटा इसमें क्या हुआ हमारा कि प्रिंसली स्टेट जो उन्होंने कवर करा 1/3 एरिया, जैसे हमने मैप में देखा है कि 1/3 एरिया हमारा कवर कर रहे हैं एंड ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियन, यानी अगर 4 इंडियन हमारे सामने खड़े तो उसमें से एक इंडियन हमारा वो तो होएगा ही जो प्रिंसली स्टेट का पार्ट होएगा। ठीक है, अब है प्रॉब्लम। तो प्रिंसली स्टेट्स को बेटा इंडिया के साथ मर्ज करने में प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम ही देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वर आल्सो लैप्स। यानी जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ये कंफर्म हो गया था अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे लास्ट वाइसरॉय रहे हैं इंडिया के, कि भैया मैं इंडिया तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि मेरा रूल तो खत्म हो जाएगा, तुम अपनी कैसे गवर्नमेंट बनाओ, तुम्हें देखना अब तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ मेरा रूल भी तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। अब ब्रिटिश इंडिया टुक द व्यू दैट ऑल द स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर। अब ब्रिटिश इंडिया ने बोल दिया था प्रिंसली स्टेट्स को, भैया मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ बेटा, या तो आप ज्वाइन कर लो चुपचाप इंडिया को, ठीक है, अदरवाइज आप ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को, और फिर भी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इंडिपेंडेंट स्टेट अपना बना सकते हो, इंडिपेंडेंट नेशन बना सकते हो। 3 ऑप्शन दिए था बेटा, इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो और अपना नेशन बना लो, अलग नेशन बना लो। ठीक है, अब बेटा एक इस तरीके से समझते हैं हम कि ऑलरेडी है पार्टीशन को लेके इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था, मारकाट मच चुकी थी। अब अगर मान लो जब बाउंड्री बनाने में बात आई, जब टेरिटरी बनाने में बात आई, अगर मान लो बीच में से कोई एरिया है, हम उस एरिया को अलग करते निकालते तो और डिस्प्लेसमेंट होता, और मारधाड़ होती, और लड़ाई होती, ना चाहते हुए भी सिचुएशन जो है और बिगड़ती। तो बेटर हर प्रिंसली स्टेट के लिए यही था उस टाइम कि वो चुपचाप इंडिया को ज्वाइन कर ले। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन्होंने कहा कि अभी के लिए ना तो भैया मैं ज्वाइन करूंगा इंडिया को, ना पाकिस्तान को, मैं भी अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन करके रखूंगा, मैं भी सोचूंगा मुझे क्या करना है। पर बाद में जाके इन्होंने भी फिर मर्जर एग्रीमेंट जो था इंडिया के साथ कि हाँ ठीक है अब हम तुम्हारा पार्ट बन चुके हैं, वो इन्होंने भी साइन कर लिया था। ठीक है, आगे है हमारा, इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। गवर्नमेंट जो है बेटा अभी तक हमारी नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में चल रही थी, अभी भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में। एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिविंग डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन। और जो रूलर्स है, जो नवाब होते थे या जो प्रिंसली रूलर्स होते थे, वो अनविलिंग होते थे अपने, क्योंकि मोनार्की है ना बेटा, अथॉरिटेरियन रूल है एक तरीके से, राजा है, जो राजा बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, चाहे सही है या गलत है।
ठीक है। तो एक तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो वो अनविलिंग थे डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए, इसलिए हमने बोला तुम चुपचाप, पॉपुलेशन को हमने समझाया कि तुम क्या करो, तुम कुछ मत करो, चुपचाप तुम हमारे पास आ जाओ और हमारे साथ मर्जर एग्रीमेंट आके साइन कर लो, ठीक है ना, ज्यादा मत बनो। ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। गवर्नमेंट का क्या आइडिया था अब इसमें, अंडर द माउंटबेटन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। अब इन्होंने थर्ड नेशन का भी थ्योरी इन्होंने हटा दी, नहीं तुम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या तो तुम अंडर माउंटबेटन प्लान या तो तुम ज्वाइन कर लो पाकिस्तान या इंडिया को ज्वाइन कर लो। पर अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनकी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी अच्छी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का थोड़ा एग्रीमेंट हो जाता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू क्या होता था, काफी सारे प्रिंसिपल स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। बेटा अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वॉज इंडिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एरा में क्या थे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स में, यानी रियासतों के एकीकरण में, एक तरीके से बोलूं हिंदी में तो, ठीक है। He played a historical role in negotiating with the rulers of the princely state। बहुत बड़ा रोल रहा है इनका उनके साथ नेगोशिएट करने में, बातचीत करने में। अब उस टाइम पे ओडिशा में, आज का जो ओडिशा है, आज का ओडिशा नहीं था, वहां पे 26 छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। देयर वर स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स एट दैट टाइम। इन टुडे ओडिशा 26 भी कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पे 26, ठीक है। ओडिशा में बाद में ओडिशा से भी हमने मर्जर एग्रीमेंट साइन करवाया। अब है आगे देखते हैं, गुजरात में क्या है बेटा, 14 बड़े स्टेट थे आपके प्रिंसली स्टेट, और छोटे छोटे स्टेट थे, और बाकी आपके क्या है अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गए और अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस जो थे वो आपके यहाँ पे थे गुजरात में, सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है। अब है आपका द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो चाहे मार से या फटकार से कैसे भी इंटीग्रेशन तो हमें कराना पड़ेगा प्रिंसिपल स्टेट्स का। ऑलरेडी इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इतनी बर्बादी झेल चुके हैं, अब नहीं झेल पाएंगे, अब कैसे तैसे करके मनाना पड़ेगा। तो अब हम इन 3 सिद्धांतों पे चलेंगे, इन 3 चीजों पे फोकस रख के हम प्रिंसिपल स्टेट्स के साथ अपना मर्जर करवाएंगे। फर्स्ट है द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जब हमने पॉपुलेशन को देखा, पूछा, समझा, तो हमने ये जाना कि अगर हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, कितनी 565, तो कम से कम इनमें से 400 स्टेट जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट बनना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट प्रिंसली स्टेट जो है वो हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाह रही है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सिडरेशन हमारी ये हुई बेटा। सेकंड कॉन्सिडरेशन हमारी ये होगी, सेकेंडली द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, यानी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जो प्रिंसली स्टेट्स के तुम जो रूलर हो, नवाब हो, तुम्हारी बात भी हम सुनेंगे, तुम थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, दोनों कोऑपरेट करके चलेंगे तो देश का निर्माण अच्छे से हमारा हो जाएगा, ना तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेशन के साथ चलो, ठीक है। सेकंड कॉन्सिडरेशन बेटा हमारा ये हुआ। थर्ड कॉन्सिडरेशन बेटा ये है, जैसे ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना हमें, अरे तो दीदी ने मैम ने इतना बड़ा लिख दिया, क्या है ये तो इतने अजीब अजीब वर्ड आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बस छोटी सी बात कही गई है, थर्डली इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच बोट इनटू फोकस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमार्केशन ऑफ टेरिटरी, कि टेरिटरी हम किस बेसिस पे बनाएंगे यार, जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा प्रिंसली स्टेट से वगैरह, तो टेरिटरी किस बेस पे बनाएंगे। द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन assumed supreme importance। अब क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी हमने दे दी, सुप्रीम इंपॉर्टेंस हमने दे दी, किसको दे दी, टेरिटरी को दे दी, कि हम टेरिटरी बनाएंगे, किस बेस पे हम टेरिटरी क्रिएट करेंगे, किस बेस पे हम बाउंड्री बनाएंगे। इस बात को आप आगे अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में रिलेट कर पाओगे, या 5 से 6 आगे स्लाइड में बताया गया है। तो टेरिटरी को हमने सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे दी बाय द कॉन्सिडरेशन। Before 15 August, the rulers of most of the states signed the document। 15 अगस्त 1947 से पहले ही काफी स्टेट्स थी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुकी थी। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था ये, द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच मीन कि बेटा आपकी जो स्टेट है ना वो एग्री हो रही है इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए, कि
ठीक है भैया, तुम्हें जो करना है करो, तुम हमारे एक्सटर्नल अफेयर संभालोगे, तुम हमारे इंटरनल अफेयर संभालोगे, तुम देखोगे हमें क्या करना है क्या नहीं, हम तुम्हारा पार्ट बन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, हम चुपचाप तुम्हारे साथ आ रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक, अब कहते हैं ना कि जब सम्मान जाते हैं घर में किसी भी चीज के लिए या शादी के लिए, तो एक दादा परदादा होते नहीं, मैं तो ये शादी नहीं होने दूंगा। तो अब यहाँ पे वो सिचुएशन आई है कहीं, ठीक है, उसको देखते हैं। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, यही वो दादा परदादा है हमारे। जूनागढ़ आपका हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गई और मणिपुर हो गया, इनको साइन कराने में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत खींचातानी हुई, कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, आगे पढ़ेंगे इसमें। प्रॉब्लमेटिक स्टेट क्या थी बेटा हमारे पास, सॉरी प्रॉब्लमेटिक प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी, हैदराबाद हो गई आपकी, मणिपुर हो गई आपकी, जूनागढ़ हो गई आपकी, ठीक है, तीन ये सबसे ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स जो आपकी प्रॉब्लमेटिक थी। हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, या अगर हम पैसे के अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे रिच स्टेट जो थी आपकी हैदराबाद थी। इसके रूलर कौन थे आपके, निजाम थे, और वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वेल्दिएस्ट और रिचेस्ट मैन थे। इट्स रूलर वॉज कॉल्ड निजाम। ही वॉज वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन। द निजाम वांटेड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब निजाम क्या चाह रहे थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, ठीक है, ये अपना अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। अभी कह रहे हैं कि बट पीपल लिविंग इन हैदराबाद वाज नॉट हैप्पी विद दिस रूल, क्योंकि जो निजाम था ना बड़ा खराब आदमी था, एक तरीके से हम देखें तो बड़ा एक्सप्लॉइट करता था लोगों को। तो इसने तो कह दिया कि मुझे अलग चाहिए, पर पॉपुलेशन ने क्या करा, अपोज करा आइडिया को। उन्होंने कहा नहीं, ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, कि स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में साइन कर रहा हूँ एक साल तक या जब तक मैं चाहूँ, तो मुझे जबरदस्ती अपना पार्ट नहीं बना सकते, अभी मुझे सोचने का वक्त चाहिए, गिव मी सम टाइम, मैं सोच समझ कर लेता हूँ डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है मुझे। Then people of Hyderabad starting protested against him। उसके बाद जो लोग थे हैदराबाद के, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वुमेन्स वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, और इसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स भी शामिल थी। मैंने बोला ना, हर जगह कहीं भी वॉर का टेंशन होता है तो सबसे पहले वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और वुमेन्स पे अटैक करा जाता है। तो अब ये चीज वहां भी रिपीट हो रही है, ठीक है। सीइंग ऑल दिस, ये सारी चीजें देख के कि लोगों का प्रोटेस्ट पड़ रहा है, लोग तो अब हम पे भारी पड़ रहे हैं ना, हावी हो रहे हैं। स्टॉप दिस प्रोटेस्ट। निजाम ने भेजा रजाकर्स को। रजाकर उनकी आर्मी का नाम था। द सोल्जर्स ऑफ निजाम वाज कॉल्ड रजाकर्स। रजाकर्स ने क्या करा, लूट मचानी शुरू करी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, और वही जो हमेशा से होता आ रहा है, महिलाओं का बलात्कार करना, उनका अपहरण करना शुरू कर दिया, ठीक है। In view of this atrocity on people from Razakars in September 1948, the Indian Army attacked Hyderabad to rescue the people from Razakars। बेटा, यानी इसी अत्याचार को देखते हुए रजाकर्स ने क्या करा, सितंबर 1948 में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अटैक करा रजाकर्स से और डिफीट करा रजाकर को, और इसी वजह से ये वॉर जो है रजाकर्स का और हमारी इंडियन आर्मी का, ये भी काफी लॉन्ग टाइम तक चला। एंड इन द एंड फाइनली निजाम ने सरेंडर कर दिया हमको। अब दीज लेड टू हैदराबाद एक्सेशंस टू इंडिया। इसी तरीके से हैदराबाद ने क्या करा, मर्जर एग्रीमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो साइन कर दिया कि चलो भैया साइन कर देता हूँ, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारा पार्ट बनने के लिए, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को। मणिपुर का क्या टेंशन है अब बेटा, मणिपुर का टेंशन है, मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में थी बेटा, ठीक है। द किंग ऑफ दिस वॉज बोधा चंद्रा सिंह। इसके किंग कौन थे, बोधा चंद्रा सिंह। अब क्या है कि ये क्या चाह रहे थे जो आपको बोधा चंद्रा सिंह है, कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। लेकिन मैंने क्या कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, उनका एग्रीमेंट था कि आपके पास दो ऑप्शन बचे, इंडिया और पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो अब लॉर्ड माउंटबेटन की किससे बनती थी, हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू से। तो उन दोनों का पहले ही अपना सेटलमेंट हो रखा था, सेटिंग हो रखी थी। उन्होंने कहा नहीं जब इनके पास गई, नहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वैसे इंडिया में इतनी मार्केट बच रही है और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मर्जर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा इंडिया के साथ, तुम्हें इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन बेटा, द महाराजा
हेड इलेक्शंस इन जून 1948 पब्लिक के प्रेशर के अंदर आके लोगों ने प्रेशर डालना शुरू करा, क्योंकि वो भी कहना कि इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे। 1948 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन जो इंडिया के वो 1952 में उन्होंने 1948 में हेल्ड करा लिए। इन्होंने कहा कि अभी मुझे सोचने समझने का मौका, तो ठीक है तुम मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो कि तुम मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स संभालोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपका एक कार्टून भी है आई थिंक इस चैप्टर में, उस कार्टून को देखना आप समझोगे। तो उसमें जो है ये राजा जी है वो जो सीट पे बैठे और सरदार वल्लभ भाई जी आ रहे हैं, उनके हाथ में कोई कागज और वो हाथ मिला रहे हैं शायद से। तो वो यही चीज है कि सरदार वल्लभ भाई जी ने कहा ठीक है तुम अपने इंटरनल अफेयर संभालना, हम तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर संभालेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें बस तुम्हारी टेरिटरी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने इलेक्शन करवा लिए 1948 में, स्टेट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये स्टेट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी, क्योंकि अभी तक भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये पहली स्टेट बनी जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग इलेक्शन हेल्ड करे थे, ठीक है। While the state Congress want the merger, other political parties were opposed to this. अब जब कांग्रेस है वो मर्जर चाह रही थी बेटा, फिर वही है दूसरी पार्टी, जैसे मैंने दादा वाला एग्जांपल दिया, कोई दादा परदादा उठ के आते रहते नहीं, मैं तो अपनी जीते जी ये नहीं होने दूंगा, तो अदर पॉलिटिकल पार्टी उठ के नहीं मर्जर नहीं होएगा, ये अलग ही होके रहेगा। तो इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि भैया इससे पहले मामला और खराब करो, तुम जल्दी जल्दी क्या करो साइन करो और हमारे साथ आ जाओ। फिर उन्होंने भी क्या करा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा और ये हमारे साथ मर्ज हो गए, ठीक है। The government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949. Finally ये भी इंडियन यूनियन के बेटा पार्ट बन चुके हैं, ठीक। अब है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी अब हम स्टेट किस लेवल पे बनाएं, ठीक है, किस बिहाफ पे, लैंग्वेज के, रिलीजन के, टेरिटरी के, पॉपुलेशन पे, किसके अकॉर्डिंग बनाए हम, कल्चर के अकॉर्डिंग। The first important challenge India encountered after independence was the इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड नेटिव स्टेट। यानी अब पार्टीशन के बाद पहला चैलेंज जो सामने आके खड़ा हुआ क्या है, प्रिंसली स्टेट्स को एकत्रित करना, एकीकरण करना, यूनिटी बनाना, उन्हें अपने पार्ट बनाना। द चैलेंज वाज टू ड्रू द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब हम क्या करेंगे, इंडियन स्टेट के क्या करेंगे, हम अब बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री तो बनाएंगे यार, लेकिन किस बेसिस पे बनाएंगे, अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आगे देखते हैं ये किस बेस पे बनाएंगे। The boundaries of the state had to be drawn in a way that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the union of nation। कि बेटा आप बाउंड्री बना रहे हो ना स्टेट की, तो इसके अकॉर्डिंग बनाओ कि लोगों की जो लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी यानी लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगी, कल्चर के बेसिस पे टेरिटरी बनेगी, स्टेट्स की बाउंड्री बनेगी, एंड पर ऐसे करना कि बाउंड्रीज भी बन जाए, लोग खुश भी हो जाए और देश की यूनिटी की भी हार्म ना पहुंचे, दोबारा से वो हिंदू मुस्लिम जो है वो सब ना हो, दुश्मनी ना हो किसी के बीच में। हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस करा कि हम आपको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टेट्स बना के देंगे। अब इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना बेटा बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब After the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was reorganized as the basis of the organization of the INC party itself। यानी नागपुर सेशन इन्होंने हेल्ड करा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, कहाँ पे, 1920 में, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यार एंड पार्टीशन थिंग्स चेंज हो गई। हमारे लीडर्स को ऐसा लगा कि यार हमने बोल तो दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे, पर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं और डिबेट्स ना होए, और प्रॉब्लम ना क्रिएट होए, और एट्रोसिटी ना हो जाए, कहीं इतनी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, कहीं और ना हो जाए, और डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए स्टेट्स का, स्टेट अलग ना हो जाए कहीं। The decision of national leadership was challenged by the local leaders and people। जो डिसीजन है नेशनल लीडर्स का तो उसको अपोज करा गया, किसके द्वारा, लोकल लीडर्स के द्वारा और पॉपुलेशन के द्वारा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे फाइनली प्रोटेस्ट शुरू हो गया तेलुगु स्पीकिंग एरिया में, और ये क्या कर रहे थे, जो लीडर्स है इसी चीज से बच रहे थे कि यही चीज ना हो, और यही उनके सामने आके खड़ी हो गई थी। प्रोटेस्ट लोगों ने शुरू करा कि भैया देखो, अब हम बोलते हैं ना साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में हम सोचते कि एक ही लैंग्वेज है, बट देयर वर डिफरेंट लैंग्वेज, मलयाली है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, ठीक है, कितनी सारी लैंग्वेज है। अब इन्होंने बोला प्रोटेस्ट शुरू हो गया तेलुगु स्पीकिंग एरिया में ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस, यानी यहाँ पे ब्रिटिश का बोलबाला था ओल्ड मद्रास प्रोविंस में, विच इंक्लूडेड आज के टाइम का यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और कर्नाटका है।
तो उन्होंने प्रोटेस्ट अपना शुरू करा। वो इसलिए किसने शुरू करा, इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट। प्रोटेस्ट का नाम क्या है, विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, सो सॉरी, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास की। देखो हम बोलते हैं तेलुगु, यहाँ पे सारी भाषाएं अलग हमें चाहिए, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग तुम बना रहे हो ना, तुमने प्रॉमिस करा है, तो जब तुम स्टेट के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, क्योंकि हम तो तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु वाले लोगों को क्या करो, अलग स्टेट दो। तो उन्होंने क्या करा, तेलुगु वाले लोगों ने अपने अलग स्टेट की डिमांड करी एंड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस एंड वो सेपरेट हो गए आंध्र प्रदेश से। Finally, the PM announced the formation of a separate Andhra state in December 1952। जो PM थे उन्होंने डिसाइड करा और अनाउंस करा 1952 में सेपरेट आंध्र स्टेट के लिए, ठीक है, दिसंबर 1952 में। अब क्या हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spurred the struggle for making of the other state on linguistic line in other parts of the country। इन्फ्लुएंस पड़ गया, प्रभाव पड़ गया किस पे, और लोगों पे, कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट कराया, उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, तो हम भी लड़ेंगे, हम भी प्रोटेस्ट के लिए आएंगे और हम भी इस जंग में कूदेंगे कि हमें भी क्या चाहिए, तो लैंग्वेज के बेस पे हमारा टेरिटरी बनाओ, बाउंड्री के बेस पे हमारा बनाओ, ठीक है। द स्ट्रगल फोर्स्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अपॉइंटिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बैठक बैठी 1953 में टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कि भैया अब बताओ भाई प्रॉब्लम तो है, कैसे बनाए स्टेट, क्या करें इनका, ये तो मतलब शांति नहीं बैठ रहे, एक को शांत करा रहे दूसरा चुप, एक को शांत करा रहे दूसरा उठ रहा है, दूसरा शांत करा रहे तीसरा उठ रहा है, ठीक है। तो 1953 में बैठक बैठी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है बेटा। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन 1956। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हुआ 1956 में, विच लेड द क्रिएशन ऑफ, बेटा 14 स्टेट आए हमारे पास और 6 यूनियन टेरिटरीज आए, डेमोक्रेसी आया, हमने डेमोक्रेसी को अपने लाइफ में एप्लीकेबल करना, मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई करना, हमने डेमोक्रेसी को शुरू करा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे जो स्पेशल लीडर्स है, जैसे पौती शीला मलू है, इनका क्या रोल रहा, गांधीयन वर्कर थी बेटा, सॉरी एक मिनट मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। गांधीयन वर्कर थी बेटा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पार्टिसिपेट करा था सत्याग्रह में, और सॉल्ट सत्याग्रह में, और अकेले भी इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया था सत्याग्रह, जिसमें अकेले खड़ी हुई थी ये, ठीक है। वेंट ऑन अ फास्ट 1946 में फास्ट रखा इन्होंने, डिमांड करा बेटा, क्यों, क्योंकि फास्ट किस लिए रखा इन्होंने, क्योंकि दलित लोगों को तेलुगु एरिया में एंटर नहीं करने दिया जा रहा था मंदिरों में, तो उन्होंने फास्ट रखा, क्यों, उनको बेचारों उनको उनका राइट दो, अब तो इक्वलिटी आ गया है, अब तो डेमोक्रेसी आ गया है। मद्रास में 4 टेम्पल खुले थे, उनमें दलित्स को एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, तो उन्होंने फास्ट लिया, और इसी फास्ट के दौरान बेटा उनकी डेथ हो गई, कब, 1952 में। तो एक तो ये चीज हुई कि उन्होंने दलित के लिए मतलब दलित्स के लिए प्रोटेस्ट करा, उन्होंने, उनको टेम्पल में एंटर नहीं करा जा रहा। दूसरी थिंग ये थी कि दूसरा इनका फास्ट रखने का रीजन ये था कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए इन्होंने अलग स्टेट मांगी थी, उसके लिए डिमांड करी थी। तो 2 रीजन है इनके पीछे कि इन्होंने फास्ट क्यों रखा, और बेचारे इनका जो लाइफ है यहाँ पे इनका खत्म हुआ, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल 1952 में भूखमरी से इनकी डेथ हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल बेटा लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के, कांग्रेस लीडर थे, फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी के और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे नेशन को बिल्ड करने में, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ की टर्म्स देख लेते हैं, जैसे 2 नेशन थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया है। 2 नेशन थ्योरी क्या होता है बेटा, इट वॉज propounded by मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। बट उन्होंने क्या की, ये क्या कह रहे थे कि भारत में एक स्टेट में एक तरीके के लोग नहीं 2 तरीके के लोग रह रहे, हिंदू एंड मुस्लिम, तो सेपरेट स्टेट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे बेटा, स्टेट्स रूल बाय प्रिंसेस जो एंजॉय करती थी कुछ तरीके की फ्रीडम ओवर देयर स्टेट, इंटरनल अफेयर्स अंडर द ब्रिटिश सुपरमेसी। इंटरनल अफेयर क्या कौन संभाल रहा है, सॉरी, इंटरनल अफेयर कौन संभालते थे इनके, यही संभालते थे जो प्रिंसली रूलर्स होते थे, जो रूलर होते थे। एक्सटर्नल अफेयर कौन संभालते थे, जो ब्रिटिश रूलर होते थे, ठीक है। रजाकर्स,
पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम, जिन्हें रिस्पॉन्ड में भेजा गया था कि जाओ, वहां लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, भैया मेरे अगेंस्ट जाके मेरे हक के लिए तुम लड़ो। तो फिर ये आए, फिर उसके बाद वॉर चला हमारे इंडियन आर्मी और रजाकर्स का, फिर वो हार गए तो निजाम ने क्या करा, सरेंडर कर दिया। ठीक है, निजाम कौन था भैया, रूलर था हैदराबाद का। टाइटल निजाम हु वाज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था ये। ठीक है बेटा। इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन क्या था, डॉक्यूमेंट साइंड बाय रूलर्स, डॉक्यूमेंट साइंड बाय रूलर्स ऑफ स्टेट। जब वो एग्री हो गए इंडिया का पार्ट बनने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स जब एग्री हो गए, अब हम ठीक है इंडिया का पार्ट है हम, अब तुम देखो तुम कैसे चलाओगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपका पाकिस्तान के पास का एरिया था। जब खान अब्दुल गफर खान ने डिमांड करी थी कि मुझे तो सेपरेट स्टेट चाहिए अपना, और वो लीडर थे NWFP के, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें सेपरेट स्टेट नहीं, तुम्हें इंक्लूड होना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। ठीक है बेटा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे ऐसे ही और वीडियोस अब आनी शुरू हो जाएंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।